डिस्कस किया कि हाउ डेटा डिपेंडेंसी क्रिएट्स स्टॉल इन आवर पाइपलाइन। अब व्हाट इज सोल्यूशन टू डेटा डिपेंडेंसी? तो डेटा डिपेंडेंसी के लिए सोल्यूशन है ऑपरेंड फॉरवर्डिंग या ऑपरेंड बाईपासिंग। ऑपरेंड फॉरवर्डिंग या ऑपरेंड बाईपासिंग को समझने के लिए एक बार फिर से हम डेटा डिपेंडेंसी देखते क्या होती है। सपोज हमारी इंस्ट्रक्शन I1 ऐड R1 R2, या ज़्यादा क्लियरिटी के लिए हम ले लेते हैं ऐड, हमारा प्रोसेसर सपोज 3 रजिस्टर सपोर्ट करता है, ऐड R1 R2 R3। इसका मीनिंग क्या हो गया? R1 की वैल्यू R2 R3 के इक्वल है, तो ये इंस्ट्रक्शन R2 R3 को रीड कर रही है और R1 को अपडेट कर रही है। सपोज I2 नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ऐड R4 R1 R3, ये R1 R3 को रीड कर रही है और R4 को प्रोड्यूस कर रही है। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज प्रोड्यूसिंग R1 और सेकंड इज यूजिंग R1। कोई भी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स को कहाँ रीड करती है? ऑपरेंड फेज में, और हमारा ऑपरेंड फेज कौन सा फेज कर रहा है? सेकंड फेज। तो सेकंड फेज में ऑपरेंड फेज होते हैं और कहाँ ट्रांसफर होते हैं? टू एग्जीक्यूट। I1 फैच हुई, I1 डिकोड में गई, तब हमने I1 डिकोड में गई, देन वी फेच I2। I1 एग्जीक्यूट में गई, तब I2 डिकोड में गई। लेकिन डिकोड में वो डिकोड होने के साथ ऑपरेंड फैच करेगी, ऑपरेंड फैच नहीं कर सकती क्योंकि I1 R1 को अपडेट करेगा अपने राइट बैक में, और जब तक इसका राइट बैक नहीं होगा R1 में अपडेटेड वैल्यू, सपोज इस इंस्ट्रक्शन से पहले R1 10 है, सपोज इस इंस्ट्रक्शन से पहले R1 10 है, R2 20, R3 30 है, तो आफ्टर दिस इंस्ट्रक्शन R1 कितना होने वाला है? 20 + 30 50। तो I2 कौन सी वैल्यू रीड करनी चाहिए? R1 की 50। लेकिन वो R1 50 कब होगा? जब I1 क्या परफॉर्म कर लेगी? अपना राइट बैक। तो जब तक I1 का राइट बैक नहीं होता, जिस साइकिल में I1 राइट बैक करेगी उस साइकिल में I2 R1 को रीड कर सकती है। तो हम I2 को ऑपरेंड फैच में ही वेट करवाएंगे। I1 एग्जीक्यूट हुई, फिर I1 एवे में गई, I2 यहीं रही, फिर I1 ने राइट बैक किया, तब I2 डिकोड नहीं, बेसिकली ऑपरेंड फैच कर पा रही है, क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि सेम साइकिल में रजिस्टर को हम रीड और राइट कर सकते हैं। तो राइट बैक जैसे ही रजिस्टर राइट करेगा, I2 ऑपरेंड फैच में उन रजिस्टर्स को रीड कर लेगी। तो I1 I2 में डिपेंडेंसी है, तो 2 साइकिल का स्टॉल हमारी पाइपलाइन में आ रहा है। डिपेंडेंसी बिटवीन I1 एंड I2 रिजल्ट्स इन द स्टॉल ऑफ 2 साइकिल्स। अच्छा, I1 I2 की जगह इफ देयर इज डिपेंडेंसी बिटवीन I1 एंड I3, R1 रीड कर रहा है, राइट कर रहा है, I3 उसको यूज़ कर रहा है। तो डिपेंडेंसी बिटवीन I1 एंड I3। तो कितने साइकिल का स्टॉल आ रहा है ये हम देखना चाह रहे थे। I1 I2 में डिपेंडेंसी थी तो 2 साइकिल का स्टॉल आया। I1 I3 में डिपेंडेंसी है, तो कितने साइकिल का स्टॉल आएगा? तो I1 जब राइट बैक में नहीं जाएगी तब तक I3 ऑपरेंड फेच नहीं कर पाएगी। तो I1 ने जैसे ही राइट बैक किया, सेम साइकिल में I3 ने ऑपरेंड फैच कर लिया। अब I2 इधर गई, तब I3 एग्जीक्यूट हो पाएगी। तो I1 I2 में डिपेंडेंसी थी, रिजल्ट इन द स्टॉल ऑफ 2 साइकिल्स। I1 I3 में है तो रिजल्ट इन द स्टॉल ऑफ 1 साइकिल। और अगर I1 I4 में होगी, सपोज ये कोई R6 यूज़ कर रही है, एड R2 R1 R5, R5 नहीं लेके हम कोई R3 ले लेते हैं। तो ये I1 प्रोड्यूस कर रही है और I4 यूज़ कर रही है, तो क्या होगा? I1 I2 I3 में तो कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं, और जब I4 ऑपरेंड फैच करने गई तब I1 राइट बैक में ऑलरेडी पहुंची गई है। तो I1 I4 में डिपेंडेंसी है तो कोई स्टॉल ही नहीं आ रहा है। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव इंस्ट्रक्शन में डिपेंडेंसी थी, 2 साइकिल का स्टॉल। फर्स्ट और थर्ड में डिपेंडेंसी है,
एक साइकिल का स्टॉल, और फर्स्ट और फोर्थ में डिपेंडेंसी है, तो हमारी इस पाइपलाइन में कोई स्टॉल ही नहीं आ रहा है। तो इन स्टॉल्स को कैसे रिमूव किया जाए? तो इन स्टॉल्स को रिमूव करने के लिए हमारे पास टेक्निक है, दैट इज नोन एज ऑपरेंड फॉरवर्डिंग। तो ऑपरेंड फॉरवर्डिंग में बेसिकली होता क्या है? अच्छा, सपोज I1 I2 में डिपेंडेंसी है, I1 R1 को कंप्यूट कर रही है और I2 R1 की उसी वैल्यू को यूज़ कर रही है, तो देयर एग्जिस्ट डिपेंडेंसी बिटवीन I1 एंड I2। अच्छा, I1 R1 को कितना करेगी? 20 + 30 50। I1 ये वैल्यू कंप्यूट कब कर लेगी, ये एडिशन कब कर लेगी? अपने एग्जीक्यूट फेस में। तो जब I1 एग्जीक्यूट में गई है तब ये वैल्यू ऑलरेडी कंप्यूटेड होगी, लेकिन कंप्यूट तो I1 ने कर ली, लेकिन रजिस्टर R1 को कब अपडेट कर रही है? जब वो राइट बैक में जा रही है, और वो राइट बैक में जा रही है तब तक I2 क्या कर रही है? यहीं पे वेट कर रही है। वैल्यू कंप्यूट यहाँ हो चुकी है, लेकिन जिस रजिस्टर में भेजनी है, जिस रजिस्टर को अपडेट करना है, वो राइट बैक में अपडेट हो रहा है, तो 2 साइकिल का स्टॉल आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वैल्यू कंप्यूट नहीं हुई, कंप्यूट तो हो चुकी है, लेकिन R1 अपडेट नहीं हुआ है, वो वैल्यू अपने प्रॉपर प्लेस पे नहीं गई है, इसलिए 2 साइकिल का स्टॉल आ रहा है। तो ऑपरेंड फॉरवर्डिंग इस स्टॉल को रिमूव करती है। तो कैसे रिमूव करती है, वो हम एक एग्जांपल देखते हैं कि ऑपरेंड फॉरवर्डिंग होती क्या है और हाउ दिस ऑपरेंड फॉरवर्डिंग रिमूव्स द स्टॉल ड्यू टू डेटा डिपेंडेंसी। तो अभी हमने क्या देखा कि I1 और I2 में डिपेंडेंसी है, तो जब तक I1 का MA कंप्लीट नहीं होता I2 ऑपरेंड फेच में वेट करती, और हमारे केस में ऑपरेंड फेच कहाँ हो रहा है? डिकोड में, IDE स्टेज में, सेकेंड स्टेज में। तो सेकेंड स्टेज में I2 वेट करती है जब तक कि फर्स्ट स्टेज राइट बैक में, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन राइट बैक में नहीं जाती है ना, ऑपरेंड फॉरवर्डिंग में। अच्छा, लेकिन हमने देखा क्या था कि I1 जब एग्जीक्यूट में होगी तब वो R1 की वैल्यू को कंप्यूट कर लेती है। तो I1 ने R1 को कंप्यूट किया है, R1 की जो नई वैल्यू होगी वो कंप्यूट की है एग्जीक्यूट फेस में, लेकिन R1 को अपडेट कब करती है? वो जाके राइट बैक में। कंप्यूट यहाँ हो गया, लेकिन रजिस्टर अपडेशन राइट बैक में हो गया, और जब तक रजिस्टर अपडेशन नहीं होता है I2 ऑपरेंड फेच नहीं कर सकती है। तो जब तक I1 राइट बैक नहीं कर लेती, I2 डिकोड में, मतलब ऑपरेंड फेच में वेट करती है। ये नॉर्मल होता है, विच रिजल्ट्स इन स्टॉल। लेकिन जब ऑपरेंड फॉरवर्डिंग है, तो जैसे ही I1 एग्जीक्यूट में है तब I2 कहाँ होगी? डिकोड में या ऑपरेंड फेच में। I1 ने R1 की जो रिसेंट वैल्यू होगी वो कंप्यूट करी होगी और कहाँ रख दी होगी? एग्जीक्यूट के बफर में, ठीक है। तो I1 ने R1 को कंप्यूट करके एग्जीक्यूशन के बफर में रख दिया। I2 ऑपरेंड फेच में R1 और R5 को रीड करेगी। R5 तो ठीक है, लेकिन R1 को अभी अगर रीड कर लिया तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि I1 अभी R1 को अपडेट नहीं कर पाई है। तो I1 जब तक अपडेट नहीं करती R1 को I2 रीड नहीं कर सकती। तो ऑपरेंड फॉरवर्डिंग में हार्डवेयर खुद डिटेक्ट करेगा कि I1 और I2 में डेटा डिपेंडेंसी है। जब I1 MA में जाएगी तो जो R1 की रिसेंट कंप्यूटेड वैल्यू बफर में है वो MA के ना राइट बैक एग्जीक्यूट के बफर से MA के बफर में फॉरवर्ड करेगी। ऑपरेंड फॉरवर्डिंग में यही वैल्यू प्रोसेसर कहाँ प्रोवाइड कर देगा? I2 को एग्जीक्यूट में प्रोवाइड कर देगा। I1 वो वैल्यू MA के बफर में ट्रांसफ़र कर रही है, सेम टाइम पे प्रोसेसर I2 को R1 की अपडेटेड वैल्यू नीचे प्रोवाइड कर देगा। तो जब ऑपरेंड फॉरवर्डिंग है तो हार्डवेयर खुद डिटेक्ट करेगा कि क्या कोई डेटा डिपेंडेंसी है, और अगर डेटा डिपेंडेंसी है तो रिक्वेस्ट, जब I1 एग्जीक्यूट में थी तो कंप्यूट हो गई, I1 जब MA में जा रही है तो वही वैल्यू I2 को कहाँ प्रोवाइड कर देगा? एग्जीक्यूट में प्रोवाइड कर लेगा। और ऑपरेंड फेच में I2 को R1 रीड करने की ज़रूरत नहीं है। ऑपरेंड फेच में I2 केवल R5 को रीड करेगी, R5 को बफर में रखेगी, R5 की वैल्यू एग्जीक्यूट में देगी, और उधर से प्रोसेसर इस फॉरवर्डिंग पाथ के थ्रू R1 की वैल्यू I2 को एग्जीक्यूट में प्रोवाइड कर देगा। तो ये हमारी फॉरवर्डिंग कहाँ से होगी? फ्रॉम MA टू एग्जीक्यूट। जब I1 MA में गई तो I2 एग्जीक्यूट में गई, तो MA फेज से एग्जीक्यूट फेज में प्रोसेसर ने हमको डेटा प्रोवाइड कर लिया। तो I1 से I2 की डेटा डिपेंडेंसी हमने रिजॉल्व की बाय द फॉरवर्डिंग फ्रॉम MA टू एग्जीक्यूट।
ठीक है, मिल गई वैल्यू इसलिए कोई स्टॉल नहीं आएगा। और ऑपरेंड फेच में प्रोसेसर ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि R1 को रीड करे, क्योंकि R1 प्रोसेसर को पता है कि R1 प्रीवियस इंस्ट्रक्शन अपडेट करने वाली है, तो इसलिए सिर्फ प्रोसेसर R5 की वैल्यू को इस बफर में, है ना, ऑपरेंड फेच में R5 की वैल्यू इस बफर में आएगी और R1 की वैल्यू इस फॉरवर्डिंग पाथ से एग्जीक्यूट को मिल जाएगी। तो हमने क्या देखा, I1 I2 की डेटा डिपेंडेंसी हम रिजॉल्व कर सकते हैं किस फॉरवर्डिंग पाथ से, MA टू एग्जीक्यूट। अगर I1 I2 में कोई डेटा डिपेंडेंसी नहीं है लेकिन I1 I3 में है, क्योंकि यही दो डिपेंडेंसी हमारे पाइपलाइन में स्टॉल क्रिएट कर रही है, बाकी कोई डिपेंडेंसी स्टॉल क्रिएट नहीं करती, ओनली दिस टू डिपेंडेंसी क्रिएट्स द स्टॉल इन अवर पाइपलाइन। तो जब I1 I3 में है तो कौन सी फॉरवर्डिंग चाहिए, तो जब I1 राइट बैक में जा रही है तब I2 MA में जा रही, तब I3 कहाँ जा रही होगी, एग्जीक्यूट में। तो अब कौन सी फॉरवर्डिंग चाहिए, I1 जब राइट बैक में जा रही है तो ये वैल्यू राइट बैक के बफर से, मतलब MA के बफर से राइट बैक में जाएगी। तो जब वैल्यू MA के बफर से राइट बैक में जा रही है तब सेम टाइम पे वो एग्जीक्यूट में किसको मिल जाएगी, I3 को मिल जाएगी। तो I1 से I2 की डेटा डिपेंडेंसी रिजॉल्व हो रही है, फॉरवर्डिंग डेटा फ्रॉम MA टू एग्जीक्यूट, और I1 और I3 की रिजॉल्व हो रही फ्रॉम राइट बैक टू एग्जीक्यूट। तो दो फॉरवर्डिंग पाथ लगेंगे, एक MA टू एग्जीक्यूट और एक राइट बैक टू एग्जीक्यूट। तो हमारी डेटा डिपेंडेंसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। तो अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ फॉरवर्डिंग बोला या फुल फॉरवर्डिंग बोला है, कोई फेज़ नहीं दिया है, तो आप अज्यूम करेंगे कि आपका प्रोसेसर फुल फॉरवर्डिंग इंप्लीमेंट करता है, मतलब MA से एग्जीक्यूट भी डेटा आ सकता है और राइट बैक से एग्जीक्यूट भी डेटा आ सकता है, क्योंकि यही दो डिपेंडेंट, I1 I4 में तो हमने देखा था ऐसे भी कोई स्टॉल नहीं आ रहा था। तो ये दो डिपेंडेंसी जो स्टॉल क्रिएट कर रही थी हमने रिजॉल्व कर ली विद द हेल्प ऑफ फॉरवर्डिंग। तो फॉरवर्डिंग पाथ MA टू एग्जीक्यूट और राइट बैक टू एग्जीक्यूट। तो क्या ऑपरेंड फॉरवर्डिंग सारे डेटा हज़ार्ड एलिमिनेट कर देती है, तो नहीं, ऑपरेंड फॉरवर्डिंग एक केस में फेल होती है विद लोड इंस्ट्रक्शंस। I1 R1 को अपडेट कर रही है, राइट कर रही है, और I2 उसी वैल्यू को रीड कर रहा है। तो हमने क्या पढ़ा कि I1 एग्जीक्यूट में वो वैल्यू कंप्यूट करेगी, जब वो MA में जाती है, जब I1 MA में जाती तब I2 एग्जीक्यूट में जाती, तो I1 MA में जाते जाते वही वैल्यू I2 को कहाँ प्रोवाइड कर देती, एग्जीक्यूट में। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि लोड इंस्ट्रक्शन MA फेज़ में मेमोरी एक्सेस करता है, तो जब I1 एग्जीक्यूट से MA में जा रही है तब तो R1 की वैल्यू अभी कंप्यूट ही नहीं हुई है, तो इस पाथ के थ्रू वो I2 को एग्जीक्यूट में वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर सकती है ना, क्योंकि इस पाथ से जब ये फेज़ जो है वो है R1 की वैल्यू M की वैल्यू R1 में लाएगा। तो जब I1 इस फास्ट से पास हो रही है तब R1 की वैल्यू अपडेट ही नहीं हुई है, देयरफॉर वो I2 को एग्जीक्यूट में वो वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर सकती है, और देयरफॉर पाइपलाइन क्या हो जाएगी, आपकी स्टॉल हो जाएगी। तो ऑपरेंड फॉरवर्डिंग फेल्स विद लोड इंस्ट्रक्शन। लोड के केस में देयर विल बी स्टॉल्स इन योर पाइपलाइन। तो जब न्यूमेरिकल्स हम करेंगे और ऑपरेंड फॉरवर्डिंग बोला है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको फुल फॉरवर्डिंग अज्यूम करना है, और कोई लोड इंस्ट्रक्शन नहीं है तो आप डेटा डिपेंडेंसी चेक ही नहीं करेंगे, सभी इंस्ट्रक्शन को एक फैच में, एक डिकोड में, एंड सो ऑन। लोड इंस्ट्रक्शन है तब थोड़ा केयरफुल रहना है कि लोड पे जो डिपेंडेंट है वो इंस्ट्रक्शन में कितने साइकिल का स्टॉल आएगा। लोड R1 को प्रोड्यूस कर रही है तो वो जो इंस्ट्रक्शन R1 को कंज्यूम कर रही है उसमें और लोड में कितने साइकिल का स्टॉल आएगा, वो आपको थोड़ा केयरफुली देखना होगा। बाय अभी तक मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं उनमें फुल फॉरवर्डिंग होती है, फुल फॉरवर्डिंग है और लोड नहीं है तो आप डेटा डिपेंडेंसी चेक ही नहीं करोगे। लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस में फुल फॉरवर्डिंग नहीं होता है, आपसे कहा जाता है कि MA से एग्जीक्यूट में ही फॉरवर्डिंग है, तो MA से एग्जीक्यूट में फॉरवर्डिंग है तो I1 और I2 की डेटा डिपेंडेंसी अगर लोड नहीं है, ये ऐड है, ऐड R1 R2 R3, तो MA से एग्जीक्यूट में फॉरवर्डिंग है जो हमारे यहाँ केस में दिख रही है, तो I1 और I2 की डिपेंडेंसी कोई स्टॉल क्रिएट नहीं करेगी, लेकिन I1 और I3 की डिपेंडेंसी स्टॉल क्रिएट कर देगी, क्योंकि आपको ये नहीं कहा गया कि राइट बैक से एग्जीक्यूट भी फॉरवर्डिंग है। तो फुल फॉरवर्डिंग है तो नो नीड टू कंसिडर एनीथिंग एक्सेप्ट लोड इंस्ट्रक्शन, आप एक एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते जाएंगे। और जब फुल फॉरवर्डिंग नहीं है तब आपको सोचना होगा कि
कौन सी 2 इंस्ट्रक्शन में स्टॉल आ सकता है, कौन से इंस्ट्रक्शन में स्टॉल नहीं आ सकता है। तो अब यही चीज़ें हम देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सम न्यूमेरिकल्स। हमने ऑपरेंड फॉरवर्डिंग का कंसेप्ट डिस्कस किया है। अब उस पर बस कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। कंसिडर ए पाइपलाइन प्रोसीजर विथ फॉलोइंग 5 स्टेजेस: इंस्ट्रक्शन फैच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, एग्जीक्यूट, एमए एंड राइट बैक। वही हमारी 5 स्टेजेस जो अभी तक हम डिस्कस करते हैं। ऑल इंस्ट्रक्शन टेक 1 साइकिल इन एमए, IF, ID एंड राइट बैक। एड एंड सब्ट्रैक्ट टेक 1 साइकिल इन एग्जीक्यूशन, और मल्टीप्लाई को कितने लग रहे हैं? 3 साइकिल। ऑपरेंड फॉरवर्डिंग इज यूज्ड इन पाइपलाइन प्रोसेसर, हाउ मेनी साइकिल्स आर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट फॉलोइंग कोड। ऑपरेंड फॉरवर्डिंग है और सिर्फ फॉरवर्डिंग बोला है, कौन से बफर से एग्जीक्यूट में फॉरवर्डिंग है ये नहीं बोला है, तो यू हैव टू अज्यूम फुल फॉरवर्डिंग। तो फुल फॉरवर्डिंग है एंड देयर इज नो लोड इंस्ट्रक्शन, तो आपको डेटा डिपेंडेंसी चेक ही नहीं करना है, आप ये कंसिडर करेंगे कि इनमें कोई डेटा डिपेंडेंसी नहीं है और एक एक इंस्ट्रक्शन को एक एक फेज में आगे शिफ्ट करते जाएंगे। जैसे अभी तक हमने इनिशियल जो हमने न्यूमेरिकल किए थे जहाँ हमारे क्वेश्चंस में कोई डेटा डिपेंडेंसी नहीं थी, तो ऑपरेंड फॉरवर्डिंग है तो आप डायरेक्ट वैसे ही कर सकते हैं। तो फर्स्ट साइकिल में I1 फैच हुई है, सेकेंड साइकिल में वो डिकोड में गई तो I2 फैच हो गई, थर्ड साइकिल में I1 एग्जीक्यूट, I2 डिकोड और I3 फैच। नेक्स्ट साइकिल में I1 एमए में, I2 एग्जीक्यूट में, I3 डिकोड में। लेकिन I2 इज मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन, इट टेक्स 3 साइकिल्स इन एग्जीक्यूट फेज। तो नेक्स्ट साइकिल में, फिफ्थ साइकिल में I1 तो राइट बैक में चली गई लेकिन I2 एग्जीक्यूट में ही रही, देयरफॉर I3 डिकोड में ही रही। फिर नेक्स्ट साइकिल में भी I2 एग्जीक्यूट में रहेगी इसलिए I3 डिकोड में रहेगी। तो मल्टीप्लाई में इसको 3 साइकिल लग रहे थे, I2 को 3 साइकिल कंप्लीट हो गए। फिर I2, I3, फिर I2 और I3 और फाइनली I3। तो हाउ मेनी साइकिल्स आर रिक्वायर्ड? 9 साइकिल्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस कोड। फॉरवर्डिंग है, फुल फॉरवर्डिंग है और लोड नहीं है तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को सभी 5 फेजेस क्रॉस करने होंगे, तो फर्स्ट को कितना टाइम लगेगा? 5 साइकिल्स। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई को लार्जेस्ट किस फेज में कितना टाइम लग रहा है? तो मल्टीप्लाई को लार्जेस्ट टाइम 3 साइकिल्स लगते हैं एग्जीक्यूट में, तो मल्टीप्लाई का आप कितना काउंट करोगे? 3 साइकिल्स। सबट्रैक्ट को हर फेज में 1 साइकिल ही लग रहा है, तो इसका कितना काउंट करोगे? 1 साइकिल। तो 5 + 3 8 + 1 9, तो 9 साइकिल्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस कोड। तो फॉरवर्डिंग है तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स काफ़ी इजी हो जाते हैं, नो नीड टू कंसीडर डेटा डिपेंडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन ऑपरेंड फॉरवर्डिंग। अ 5-stage pipeline processor is instruction fetch, instruction decode, operation fetch, perform operation and write operand stages. The instruction fetch, instruction decode, operand fetch and write operand stage takes 1 cycle for each instruction. The perform stage takes, the PO stage takes 1 cycle for add and subtract, 3 cycle for multiply and 6 cycle for divide instruction. Operand forwarding is used. What is the number of cycle needed to execute following sequence of instruction? ऑपरेंड फॉरवर्डिंग है और कोई लोड इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो आपको डेटा डिपेंडेंसी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को कितने साइकिल प्लस सेकंड को कितने साइकिल, तो हम डायरेक्ट करके देखते हैं, फिर देखते हैं उस डायग्राम की हेल्प से। सबसे पहले फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को कितने लगेंगे? तो 5 स्टेज की पाइपलाइन है, तो हमने पढ़ा कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को पूरे 5 फेजेस क्रॉस करने होते हैं, इसलिए फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को 5 साइकिल्स लगते हैं। लेकिन यहाँ फर्स्ट इंस्ट्रक्शन मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन है, जिसको डिवाइड में, जिसको एग्जीक्यूट में, एग्जीक्यूट को यहाँ क्या कहा है? परफॉर्म ऑपरेशन। तो मल्टीप्लाई को परफॉर्म ऑपरेशन में 3 साइकिल्स लगती है। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई को फैच में 1 साइकिल, डिकोड का 1 साइकिल, ऑपरेंड फेच का 1 साइकिल, परफॉर्म ऑपरेशन का 3 साइकिल प्लस राइट ऑपरेंड का 1 साइकिल। तो मल्टीप्लाई को 5 नहीं 3 + 3 6 + 1 7 साइकिल्स। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को 7 साइकिल्स लगेंगे आउटपुट आने में। तो चलिए हम एक बार इंश्योर कर लेते हैं कि सही है या नहीं। तो सबसे पहले फर्स्ट इंस्ट्रक्शन I1 फैच हुई, जब I1 डिकोड में गई तो I2 फैच हुई,
I1 परफॉर्म ऑपरेशन में, तो I2 डिकोड में है, तब I3 हमने फैच कर लिया। हमारे पास 4 इंस्ट्रक्शंस है। I1 PO में गई तो I2, I3 एंड I4। I1 को परफॉर्म ऑपरेशन में 3 साइकिल्स लगेंगे, तो 3 साइकिल्स तक सारी इंस्ट्रक्शंस अपने करस्पॉन्डिंग फेजेस में रहेंगी, कोई भी इंस्ट्रक्शन आगे फॉरवर्ड नहीं हो पाएगी। फिर I1 कहाँ गया, राइट ऑपरेशन में, राइट ऑपरेंड, और I1 कंप्लीट हो गया। तो I1 को कितने साइकिल लगे, 1 साइकिल से स्टार्ट हुई और उसका आउटपुट आने में 7 साइकिल्स लग गए। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का आउटपुट आया कितने में, 7। सेकेंड इंस्ट्रक्शन को कितना टाइम लगेगा, तो डिवाइड को लार्जेस्ट टाइम रिक्वायरमेंट कितनी है, तो डिवाइड को 6 साइकिल लग रहे हैं एग्जीक्यूट में, तो इसका आप कितना काउंट करेंगे, 6। ऐड को सभी फेजेस में 1 साइकिल, और सबट्रैक्ट को भी सभी में 1-1 साइकिल, तो टोटल कितनी साइकिल हो गई, 7 + 7 14 + 1 15। तो 15 साइकिल्स आर नीडेड टू कंप्लीट द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम्स। तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डेटा हज़ार्ड। अब हम डिस्कस करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा डिपेंडेंसीज। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा डिपेंडेंसी। हमने देखा था कि डेटा हज़ार्ड आता है ड्यू टू डेटा डिपेंडेंसीज। तो डेटा डिपेंडेंसीज किस टाइप्स की हो सकती है, और ये भी देखेंगे कि कौन सी डिपेंडेंसी हमारे आर्किटेक्चर में हज़ार्ड क्रिएट करती है। तो हम डेटा डिपेंडेंसी को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इट इज़ रॉ डिपेंडेंसी, रॉ इज रीड आफ्टर राइट। सेकेंड वॉर डिपेंडेंसी, थर्ड WAW डिपेंडेंसी। रॉ डिपेंडेंसी ऑल्सो नोन एज ट्रू डिपेंडेंसी, वॉर डिपेंडेंसी इज एंटी डिपेंडेंसी, एंड WAW इज आउटपुट डिपेंडेंसी। तो हम एक एक करके डिटेल में इन डिपेंडेंसीज को डिस्कस करते हैं। तो वेरी फर्स्ट डिपेंडेंसी जो हम देख रहे हैं इज रॉ डिपेंडेंसी। रॉ इज रीड आफ्टर राइट। एक इंस्ट्रक्शन ने डेटा आइटम को राइट किया है और उसके बाद वाली इंस्ट्रक्शन डेटा आइटम को रीड कर रही है। राइट के बाद रीड, किसी एक इंस्ट्रक्शन ने राइट किया है और बाद वाली इंस्ट्रक्शन उस डेटा आइटम को रीड कर रही है, दैट इज रॉ डिपेंडेंसी। और रॉ डिपेंडेंसी इज ऑल्सो नोन एज ट्रू डिपेंडेंसी। तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है ऐड R1, ये हमारी I1 इंस्ट्रक्शन है, ऐड R1 R2 R3। इसका मीनिंग क्या, R1 = R2 + R3। तो ये इंस्ट्रक्शन R1 को राइट कर रही है ना, बाद वाला ऑपरेशन पहले होता है ना, तो ये इंस्ट्रक्शन R1 को राइट कर रही है। और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन R3 R1 R4, ये R1 और R4 को रीड करेगी। तो ये R1 को राइट कर रही है और ये R1 को रीड कर रही है। रीड बाद में हो रहा है, राइट पहले वाली इंस्ट्रक्शन कर रही है ना, रीड बाद वाली इंस्ट्रक्शन, तो इट इज़ रॉ, रीड आफ्टर राइट। कोई एक इंस्ट्रक्शन राइट कर रही है, उसके बाद वाली रीड कर रही है। अब क्या ये डिपेंडेंसी हज़ार्ड क्रिएट करेगी, तो कोई भी डिपेंडेंसी हम डिस्कस करने वाले 3 टाइप की, तो हज़ार्ड तभी क्रिएट करेगी जब ऑब्वियसली फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को पहले चांस मिलना चाहिए ऑपरेशन का, सेकंड इंस्ट्रक्शन को बाद में चांस ना, हमारा प्रोग्राम सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है, तो फर्स्ट को जो टास्क करना है वो पहले होना चाहिए, सेकंड को जो टास्क करना है बाद में। तो कोई भी डिपेंडेंसी हज़ार्ड क्रिएट कब करेगी, तो जब सेकंड इंस्ट्रक्शन का चांस पहले आ जाता है फर्स्ट का बाद में। मतलब सेकंड को रीड करना और फर्स्ट को राइट करना, तो सेकंड को रीड करने का चांस पहले मिल जाए और फर्स्ट को राइट करने का चांस बाद में मिले, तो ये क्या हो जाएगा, हज़ार्ड हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं कि हमारे आर्किटेक्चर में जो हमने 5 स्टेज पाइपलाइन अभी तक डिस्कस करते आ रहे हैं, उसमें क्या रॉ डिपेंडेंसी क्रिएट्स हज़ार्ड। तो हम देखते हैं I1 फैच हुई फर्स्ट साइकिल में, I1 डिकोड में गई तो I2 फैच हो गई। I1 इस R1 को अपडेट कब करेगी, अपने राइट बैक में। I1 एग्जीक्यूट में गई तो I2 डिकोड में आ गई। डिकोड में हम डिकोड के साथ ऑपरेंड फैच भी कर रहे हैं, तो I2 यहाँ R1 को रीड कर रही है, जबकि ये R1 अपडेट कब होगा, जब I1 का क्या होगा, राइट बैक। तो I2 को रीड करने का चांस पहले मिल गया, I1 का राइट तो अभी हुआ ही नहीं है, तो ये हमारा क्या क्रिएट करेगा, स्टॉल क्रिएट करेगा ना। अब I2 को रोक के रखते कब तक, जब तक कि I1 अपने राइट बैक में नहीं चली जाए।
तो रॉ डिपेंडेंसी क्रिएट्स हजार्ड इन आवर आर्किटेक्चर। और रॉ डिपेंडेंसी का सोल्यूशन क्या है? तो ऑपरेंट फॉरवर्डिंग इज सोल्यूशन टू रॉ डिपेंडेंसी। तो इन आवर 5 स्टेज पाइपलाइन रॉ डिपेंडेंसी के कारण जितने भी स्टॉल्स हमने देखे हैं दे ऑल आर ड्यू टू रॉ डिपेंडेंसी, क्योंकि फर्स्ट को चांस बाद में मिलता है राइट करने का, उसके पहले ही बाद वाली इंस्ट्रक्शन रीड कर लेती है। तो नेक्स्ट डिपेंडेंसी इज वॉर डिपेंडेंसी। वॉर इज राइट आफ्टर रीड। कोई इंस्ट्रक्शन डेटा आइटम को रीड कर रही है और उसके बाद वाली इंस्ट्रक्शन डेटा आइटम को डेटा आइटम मतलब रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन उसको राइट कर रही है, तो दैट इज वॉर डिपेंडेंसी। वॉर डिपेंडेंसी आर ऑल्सो नोन एज एंटी डिपेंडेंसी। तो वॉर का एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। हमारी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है ऐड R1 R2 R3। ये R2 और R3 को रीड कर रही है और R1 को राइट कर रही है। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन R2 और R3 को रीड कर रही है और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन R2 को राइट कर रही है। यहाँ रीड हो रहा है और यहाँ राइट हो रहा है, तो कौन सी डिपेंडेंसी हो गई? वॉर। राइट आफ्टर रीड, ये पहले हुआ ये बाद में हुआ, तो इट इज़ वॉर डिपेंडेंसी। क्या वॉर डिपेंडेंसी हमारे आर्किटेक्चर में स्टॉल क्रिएट करेगी? तो कोई भी डिपेंडेंसी स्टॉल कब क्रिएट करती है? जब सेकंड इंस्ट्रक्शन को ऑपरेशन का चांस पहले मिल जाता है, फर्स्ट को बाद में। यहाँ सेकंड क्या कर रही है? राइट। फर्स्ट क्या कर रही है? रीड। फर्स्ट साइकिल में I1 फैच हुई, सेकंड साइकिल में I1 डिकोड हुई, तब I2 फैच हुई। तो जब फर्स्ट रीड कर रही है, फर्स्ट है ना, हमने पढ़ा है कि डिकोड में रीड कर लेते हैं, डिकोड में हम डिकोड के साथ ऑपरेंड फैच भी करते हैं। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन अपने सेकंड स्टेज में रीड कर लेगी, तब तक सेकंड राइट करने नहीं जाएगी। सेकंड को तो राइट करने में भी 1 2 3 साइकिल्स के बाद वो राइट करेगी ना, अपने राइट बैक में जाएगी। तो यहाँ फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को डेफिनेटली पहले ही चांस मिलेगा और सेकंड इंस्ट्रक्शन का चांस बाद में आएगा। इसलिए इन आवर 5 स्टेज पाइपलाइन प्रोसेसर वॉर डिपेंडेंसी कोई हजार्ड क्रिएट नहीं करती। तो क्या वॉर डिपेंडेंसी कहीं हजार्ड क्रिएट भी करती है? तो अभी जो हम प्रोसेसर्स डिस्कस कर रहे हैं दे आर इन ऑर्डर प्रोसेसर्स, सिक्वेंशियली 1 by 1 इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं। बट देर आर सम आउट ऑफ ऑर्डर प्रोसेसर्स ऑल्सो, जो बाद वाले इंस्ट्रक्शन को पहले और पहले वाले इंस्ट्रक्शंस को बाद में, ऐसे भी प्रोसेसर्स हो सकते हैं। तो आउट ऑफ ऑर्डर प्रोसेसर्स में अगर सेकंड इंस्ट्रक्शन पहले हो गई और फर्स्ट बाद में एग्जीक्यूट हुई, तो डेफिनेटली सेकंड पहले राइट कर देगी और फर्स्ट उसके बाद रीड करेगी। और जहाँ सेकंड ने ऑपरेशन पहले कर दिया और फर्स्ट ने बाद में कर दिया, तो हमेशा क्या आएगा? हजार्ड। तो वॉर डिपेंडेंसी कैन क्रिएट हजार्ड इन आउट ऑफ ऑर्डर प्रोसेसर्स। हमारा सिक्वेंशियल नॉर्मल जो अभी तक हम डिस्कस करते हैं इन ऑर्डर प्रोसेसर्स, उनमें वॉर डिपेंडेंसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वॉर डिपेंडेंसी आउट ऑफ ऑर्डर प्रोसेसर्स में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब व्हाट इज़ द सोल्यूशन टू रॉ हजार्ड? तो रॉ हजार्ड का यार सोल्यूशन है रजिस्टर रीनेमिंग। रजिस्टर रीनेमिंग क्या है? ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन R2 को रीड कर रही है और बाद वाली इसको राइट कर रही है, तो कौन सी डिपेंडेंसी होगी? वॉर। अगर मैं यहाँ R2 की जगह R6 लिख दूँ और आगे कहीं भी अगर हमने R2 यूज़ कर रखा है कोड में, I3 I4 I5 में कहीं भी R2 को यूज़ किया है, तो उसको किससे रिप्लेस कर दिया हमने? R6 से। तो कोड लॉजिक में कोई चेंज नहीं आएगा। पहले हम R2 को राइट कर रहे थे, अब वही वैल्यू R6 में जा रही है। तो अगर हमने रजिस्टर का नेम चेंज कर दिया, रजिस्टर को चेंज कर दिया, तो अब यहाँ कोई डिपेंडेंसी ही नहीं बची। ये R2 R3 को रीड कर रही है और ये किसी और रजिस्टर को राइट कर रहा है। तो अगर हम रजिस्टर को चेंज कर देते हैं तो वॉर डिपेंडेंसी ही एलिमिनेट हो जाएगी, और अगर डिपेंडेंसी ही एलिमिनेट हो गई तो डेफिनेटली हजार्ड ही नहीं होगा। तो वॉर डिपेंडेंसी कैन बी रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर रीनेमिंग। तो नेक्स्ट इज WAW डिपेंडेंसी, राइट आफ्टर राइट। एक इंस्ट्रक्शन ने किसी डेटा आइटम या रजिस्टर को राइट किया है और बाद वाली इंस्ट्रक्शन सेम रजिस्टर या मेमोरी लोकेशंस को राइट कर रही है, तो इट इज़ राइट आफ्टर राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ इंस्ट्रक्शन I1 रजिस्टर R1 को राइट कर रही है और फिर सेकंड इंस्ट्रक्शन भी सेम रजिस्टर को राइट कर रही है। फर्स्ट ने राइट किया, उसके बाद सेकंड ने राइट किया है, तो इट इज़ राइट आफ्टर राइट। हजार्ड कब होगा?
तो जब सेकंड इंस्ट्रक्शन को राइट का चांस पहले मिलेगा फर्स्ट को बाद में, तो क्या हमारी इस 5 स्टेज पाइपलाइनिंग में हजार्ड होगा? तो डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि कोई भी इंस्ट्रक्शन राइट कब करती है? अपने राइट बैक फेज में। तो ऑब्वियसली फर्स्ट अपने राइट बैक में पहले जाएगी, सेकंड राइट बैक में बाद में जाएगी, है ना। क्योंकि फर्स्ट पाइपलाइन जब आगे बढ़ेगी तब फर्स्ट पहले राइट बैक करेगी, तब I2 कहाँ होगी? एमए में, और उसके बाद I2 क्या परफॉर्म करेगी? राइट बैक। तो सेकंड राइट बैक में पहले जाएगी, फर्स्ट राइट बैक में पहले जाएगी, सेकंड राइट बैक में बाद में जाएगी। तो यहाँ हमारे इस इन ऑर्डर प्रोसेसर में वॉर डिपेंडेंसी कोई हजार्ड क्रिएट नहीं करती है, और WAW भी नहीं करती है। ये दोनों डिपेंडेंसी किन प्रोसेसर्स में हजार्ड क्रिएट करती है? तो दे क्रिएट हजार्ड इन आउट ऑफ ऑर्डर प्रोसेसर्स। और डेफिनेटली इसका सोल्यूशन भी क्या है? रजिस्टर रीनेमिंग। यहाँ हम R1 में राइट कर रहे हैं, यहाँ किसी R6 में राइट कर दो, रजिस्टर का नेम चेंज हो गया तो डिपेंडेंसी खत्म हो गई। डिपेंडेंसी ही खत्म हो गई तो कोई हजार्ड क्रिएट ही नहीं होगा। तो वॉर और WAW दोनों का सोल्यूशन क्या है? रजिस्टर रीनेमिंग। और देयरफॉर रीनेमिंग से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस टू डिपेंडेंसीज आर ऑल्सो नोन एज नेम डिपेंडेंसी। रजिस्टर के नेम के ये डिपेंडेंसी है, रीनेम करके इनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो वॉर एंड WAW डिपेंडेंसी आर ऑल्सो नोन एज नेम डिपेंडेंसीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन रॉ वॉर एंड WAW डिपेंडेंसी। तो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग कोड आर टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन अ 5 स्टेज पाइपलाइन प्रोसेसर। और वो 5 स्टेजेस आपको दिए, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, MA एंड राइट बैक। ये 4 इंस्ट्रक्शन गिवन है और आपसे पूछा गया नंबर ऑफ रॉ वॉर एंड WAW डिपेंडेंसीज। तो सबसे पहले हम रॉ डिपेंडेंसीज निकालते हैं। रॉ डिपेंडेंसीज क्या होता है? एक इंस्ट्रक्शन राइट कर रही है किसी डेटा आइटम या रजिस्टर को, और बाद वाली इंस्ट्रक्शन उस रजिस्टर को रीड कर रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं I1 क्या रीड कर रही है और क्या राइट कर रही है। तो I1 R0 और R1 को रीड करेगी, उनको ऐड करेगी और R5 को राइट करेगी। तो I1 इंस्ट्रक्शन R0 और R1 को रीड कर रही है और R5 को राइट कर रही है। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन R5 को राइट कर रही है। अब बाद वाली कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर R5 को रीड करती है तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन और उस बाद वाली इंस्ट्रक्शन में कौन सी डिपेंडेंसी होगी? रॉ डिपेंडेंसी। तो फर्स्ट R5 को राइट कर रही है, सेकंड R3 और R5 को रीड कर रही है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था R5। फर्स्ट ने R5 को राइट किया, सेकंड ने R5 को रीड किया है। तो रॉ डिपेंडेंसी है बिटवीन I1 एंड I2। किस रजिस्टर के लिए? R5। अच्छा, क्या बाद वाली कोई और इंस्ट्रक्शन R5 को रीड कर रही है? तो यस, I3 भी रीड कर रही है। I1 ने राइट किया है और I3 ने रीड किया है। तो रॉ डिपेंडेंसी बिटवीन I1 एंड I3 अगेन फॉर विच डेटा आइटम? R5। तो I1 और I3 में भी रॉ डिपेंडेंसी है R5 के लिए। क्या I4 R5 को रीड कर रही है? तो नहीं। तो I1 I2 में रॉ डिपेंडेंसी थी, I1 और I3 में थी। अब आपसे पूछा, अब चलिए अब देखते हैं I2। I2 किसको राइट कर रही है? R6। क्या नीचे वाली कोई इंस्ट्रक्शन R6 को रीड कर रही है? तो यस, I2 ने राइट किया है, I3 ने रीड किया है। रीड आफ्टर राइट। तो I2 और I3 में भी रॉ डिपेंडेंसी किस डेटा आइटम के लिए? R6। I2 ने R6 को राइट किया, इसने रीड किया है। और कहीं हो रहा है क्या? नहीं। फिर I3 ने R3 को राइट किया है और इसने रीड किया है। तो एक रॉ डिपेंडेंसी I3 I4 किस डेटा आइटम के लिए? R5। तो टोटल कितनी रॉ डिपेंडेंसी हो गई? 4। इसको और हम देखते हैं। ये यहाँ क्या है? रॉ के लिए आप पहले लेफ्ट पे देखो, R5 कौन कौन रीड कर रहा है? ये और ये। तो 2 रॉ डिपेंडेंसी ये हो गई। फिर ये क्या है? R6। अब इधर सर्च करो कहाँ है R6। ये उसने राइट किया, बाद वाली ने रीड किया, एक डिपेंडेंसी। और कहीं R6 रीड हो रहा है? नो। फिर ये R3 को राइट कर रहा है और बाद वाली ये रीड कर रही है।
तो कितनी 4 रॉ डिपेंडेंसीज। ये राइट हुआ है, यहाँ 2 जगह रीड हुआ है R5, यहाँ राइट हुआ, यहाँ रीड हुआ, यहाँ राइट हुआ, यहाँ रीड हुआ। तो देयर आर 4 रॉ डिपेंडेंसीज इन दिस कोड। और वैसे ऑप्शन एलिमिनेशन कहता है, अगर गेट में ये क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन एलिमिनेशन कहता है कि सी आंसर इज करेक्ट, क्योंकि 4 केवल सी ऑप्शन में दिया हुआ है ना। लेकिन हम फर्दर रॉ के बाद वॉर और डब्ल्यू फाइंड करते हैं, कितनी वॉर और कितनी डब्ल्यू डिपेंडेंसीज है। तो अब हम वॉर डिपेंडेंसीज फाइंड कर रहे हैं। वॉर क्या है? राइट आफ्टर रीड। पहली वाली इंस्ट्रक्शन ने रीड किया है, बाद वाली ने राइट किया है। यहाँ फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या रीड कर रही है? R0 R1 R0 R1 R0 R1 कहीं राइट हो रहा है क्या? नहीं। तो I1 के साथ किसी की भी वॉर नहीं है ना। यहाँ पे ये राइट होने वाले रजिस्टर्स सबसे पहले लिखे और रीड होने वाले बाद वाले 2 रजिस्टर है। तो यहाँ R0 R1 राइट हो रहा है, लेकिन ये कोई भी यहाँ R0 R1 रीड हो रहा है और बाद वाली कोई भी इंस्ट्रक्शन इसको राइट नहीं कर रही है। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन की किसी भी इंस्ट्रक्शन के साथ वॉर डिपेंडेंसी नहीं है। सेकेंड R3 और R5 को रीड कर रही है। यहाँ R3 रीड हो रहा है, यहाँ R3 राइट हो रहा है और यहाँ R5 राइट हो रहा है। तो सेकेंड इंस्ट्रक्शन की वॉर डिपेंडेंसी किस किस के साथ है? थर्ड और फोर्थ। तो I2 और I3 में वॉर डिपेंडेंसी है, किस डेटा आइटम के कारण? R3। फिर I2 और I4 में भी है, किस डेटा आइटम के कारण? R5। इसने रीड किया, इसने राइट किया। तो देयर आर 2 वॉर डिपेंडेंसी। और फाइनली I3 और R4 में है क्या? तो यस, ये R5 को रीड कर रही है और ये R5 को राइट कर रही है। तो देयर आर 3 वॉर डिपेंडेंसी, एक किस किस के बीच में? I3 एंड I4। फॉर विच रजिस्टर? R5। तो ऑप्शन में इनकरेक्ट हो गया, इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो इट इज़ 4 3 वॉर डिपेंडेंसीज। अब फाइनली क्या बची? राइट आफ्टर राइट। राइट आफ्टर राइट में फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ने भी राइट किया और बाद वाली ने भी राइट किया है। यहाँ फर्स्ट R5 को राइट कर रही है। क्या कोई और है जो R5 को राइट कर रही? तो यस, फर्स्ट के बाद ये वाली। तो फर्स्ट और फोर्थ में W। सेकेंड R6 को राइट कर रही, कोई और R6 को राइट कर रही है क्या? नहीं। थर्ड R3 को राइट कर रही, बाद वाली कोई R3 को राइट नहीं कर रही। तो एक W डिपेंडेंसी है बिटवीन I1 एंड I4। तो 4 रॉ, 3 वॉर और 1 W डिपेंडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग कोड टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन अ 5-stage पाइपलाइन प्रोसेसर विथ स्टेजेस इंस्ट्रक्शन फेज, डिकोड, एग्जीक्यूट, MA एंड राइट बैक। आपको ये कोड गिवन है जिसको हम एक पाइपलाइन प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं और आपसे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। S1 कह रहा है देयर इज एन एंटी डिपेंडेंसीज बिटवीन इंस्ट्रक्शन I2 एंड I5। तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया? एंटी डिपेंडेंसी। कौन से इंस्ट्रक्शन के बीच में? I2 एंड I5। एंटी डिपेंडेंसी मतलब, तो एंटी डिपेंडेंसी हम किसको कहते हैं? वॉर डिपेंडेंसी को। रॉ इज ट्रू डिपेंडेंसी, वॉर इज एंटी डिपेंडेंसी एंड W इज आउटपुट डिपेंडेंसी। तो आपसे एंटी डिपेंडेंसी मतलब क्या पूछा गया है? वॉर डिपेंडेंसी। वॉर क्या होता है? पहले वाली इंस्ट्रक्शन रीड करती है और बाद वाली राइट करती है, राइट आफ्टर रीड। तो ये कह रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट S1 देयर इज एन एंटी डिपेंडेंसी बिटवीन I2 एंड I5। मतलब I2 रीड कर रही होगी और उसी डेटा आइटम को I5 राइट कर रही होगी। तो देखते हैं हम I2 क्या रीड कर रही है। तो I2 R1 और R3 को रीड कर रही है और R7 को राइट कर रही है। तो I2 R1 R3 को रीड कर रही है। क्या I5 इनमें से किसी एक को राइट कर रही है? नहीं। I5 तो R7 को राइट कर रही है, R1 R3 को राइट नहीं कर रही है। तो देयर इज नो एंटी डिपेंडेंसी बिटवीन I2 एंड I5। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट। सेकंड कहता है देयर इज एन एंटी डिपेंडेंसी बिटवीन I2 एंड I4। I2 R1 और R3 को रीड कर रहा है और I4 R3 को राइट कर रहा है। तो ये डेटा आइटम दोनों में सेम हो गया R3। तो यस,
देयर एग्जिस्ट एन एंटी डिपेंडेंसी बिटवीन I2 एंड I4. I2 R3 को रीड कर रहा है, I4 R3 को राइट कर रहा है. तो सेकंड करेक्ट. थर्ड कहता है विद इन एन इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन एंड एंटी डिपेंडेंसी ऑलवेज क्रिएट वन और मोर स्टॉल्स. तो हमने पढ़ा है कि हमारे 5 स्टेज पाइपलाइन प्रोसेसर में केवल रॉ डिपेंडेंसी हजार्ड क्रिएट करती है, बाकी डिपेंडेंसी से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती. और हजार्ड कब होता है? जब सेकंड को चांस पहले मिलता है, फर्स्ट को बाद में. या I2 को क्या करना है? रीड करना है, और I4 को राइट करना है. तो डेफिनेटली I2 कब रीड करेगी? अपने सेकंड स्टेज में. तो I2 सेकंड स्टेज में पहले जाएगी, I4 लास्ट 5th स्टेज में बाद में जाएगी. तो I2 को पहले चांस मिलेगा रीड करने का, I4 को राइट करने का चांस बाद में ही मिलेगा. तो कोई हजार्ड क्रिएट नहीं होगा. तो थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है. तो केवल कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? S2. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी, ओनली S2 इज ट्रू.